दोस्तों नमस्कार। बिहार का चुनाव महज चुनाव नहीं है, यह भविष्य में इस देश के आंदोलन की एक रणनीति है। सही मायने में कहें तो बिहार का चुनाव इस देश में आने वाले वक्त में जो परिस्थितियां बनेंगी उसका पहला आईना बिहार का यह चुनाव होगा। बिहार में तकरीबन 7.5 करोड़ वोटर हैं। उसमें से 3 करोड़ वोटरों की उम्र 18 बरस से 34 बरस के बीच है और इस 3 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। स्कूल गए हैं, कुछ कॉलेज भी गए हैं, कुछ के हाथों में डिग्रियां भी हैं, लेकिन काम नहीं है। कुछ प्रवासी मजदूर भी बन गए, कुछ दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, कुछ का नाम तो मनरेगा की फाइल में भी दर्ज है। लेकिन लगभग 72 लाख युवा ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज देखा है, जिन्होंने पढ़ाई की है, जो जानते समझते हैं कि दरअसल इस देश के भीतर पैसा किसके पास है, पॉलिसी किसके लिए बनती है। और इस देश के भीतर आंदोलन, और वह भी युवाओं के आक्रोश के साथ खड़ा होने वाला आंदोलन, चुनाव के वक्त एक ऐसा पाठ होता है जो शायद बिहार में ही पढ़ा जा सकता है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त को चुना है, जहां पर लोग अब जानना और सुनना चाहते हैं कि दरअसल बिहार का भविष्य क्या है, बिहार में युवाओं का भविष्य क्या है। बिहार जहां पर 20 बरस तक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है, उससे पहले 15 बरस तक एक ही परिवार में पति पत्नी मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी 35 बरस की यात्रा के बाद भी बिहार की हथेली खाली क्यों है। और इस देश के भीतर का भी तो सच कमोवेश कुछ ऐसा ही है। तो क्यों नहीं बिहार को एक आने वाले वक्त की तर्ज पर खड़ा कर दिया जाए। तो क्या राहुल गांधी जिन मुद्दों को बिहार के चुनाव में आज उठाने की शुरुआत की, वो मैसेज सिर्फ वोट का नहीं है, वो मैसेज उस दर्द का है जिस दर्द को सीने में लिए हुए भारत के भीतर कमोवेश हर राज्य में युवा गुस्से में भटक रहा है। और एक वक्त राहुल गांधी ने जब जेनजी का जिक्र किया और आंदोलन का जिक्र किया, तो एक सवाल बिहार के भीतर नेपाल से सटी हुई सीमा के जिलों में यह भी खड़ा हो गया कि यहां के छात्र कुछ वैसा सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। और यह भी सवाल था कि खुद राहुल गांधी किस मौके पर कैसे तेजस्वी के साथ खड़े होंगे। तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर युवाओं को अपने साथ कैसे घेरेंगे और युवाओं के मुद्दों को उठाते हुए नए बिहार का जिक्र वह किस तर्ज पर करेंगे। क्योंकि तेजस्वी भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं कि अमित शाह की उम्र, प्रधानमंत्री मोदी की उम्र, नीतीश कुमार की उम्र शायद उस लिहाज से युवाओं के जहन में फिट बैठती नहीं है जिस लिहाज से उन्हें इस वक्त अपने मुसीबतों को लेकर, मुश्किल हालातों को लेकर, अपनी बेरोजगारी को लेकर और इस देश की आर्थिक परिस्थितियों को लेकर हर दिन दो चार होना पड़ता है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज उस नब्ज को पकड़ने की शुरुआत की जिस नब्ज को अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं था, या कहें उस दिशा में कोई गया ही नहीं था। हर हाथ में मोबाइल है। यह देश नेट से चलता है। यह देश जिस डाटा बैंक से चलता है, वो डाटा जिस मोबाइल के जरिए लोगों से जुड़ा हुआ है, और इस देश का युवा उसी मोबाइल के आश्रय खुद को, अपने अस्तित्व को देखता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह कह दिया कि दरअसल रील बनाते हैं जो लोग, वह भी तो रोजगार है और डाटा उन्होंने फ्री में दिया है, सीधे तौर पर राहुल गांधी ने इस फ्री डाटा को ही पकड़ लिया। और पहली बार, या कहें अरसे बाद, अभी तक अडानी निशाने पर रहते थे, आज भी रहे, लेकिन इस बार अंबानी निशाने पर। और मुद्दा वही डाटा है। डाटा किसके हाथ में है, किसे मुनाफा पहुंच रहा है, उसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई, और उस पॉलिसी के आश्रय मौजूदा वक्त में डाटा फ्री है यह देखा जाए, या उस फ्री डाटा के जरिए जिन्होंने करोड़ों खरबों रुपए बना लिए उसे देखिएगा। तो राहुल गांधी की शुरुआत सही मायने में आज यहीं से होती है।
आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया, जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? बिहार का युवा तो पूरे देश के हर राज्य में फैला हुआ है। दुनिया के अलग अलग देशों में भी बिहार के लोगों की मौजूदगी है। बिहार के लोग ही शुरुआती दौर में गिरमिटिया मजदूर होकर दुनिया के कई देशों में गए। उन देशों के साथ भारत के संबंध आज प्रगाढ़ हैं, लेकिन उसके बाद का सवाल यह है, क्या वाकई भारत के भीतर बिहार एक ऐसा राज्य है जो गिरमिटिया मजदूर में तब्दील हो चुका है? और उसको जब बड़े कैनवास में राहुल गांधी यह सोच कर रखते हैं कि बिहार का युवा जो डिग्री हाथ में लिए हुए है वह यह तो समझ जाए कि दरअसल इस देश को भी गिरमिटिया मजदूर में कहीं प्रधानमंत्री मोदी तब्दील करना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बचा नहीं, उत्पादन भारत के भीतर होता नहीं, टेक्नोलॉजी कोई डेवलप हो नहीं पाई, असेंबलिंग और मजदूरी भारत की मेक इन इंडिया की पहली जरूरत है। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में बिहार का युवा बिहार में क्या करे? क्योंकि जब हमने जिक्र किया कि 72 लाख ऐसे युवा हैं जिनके हाथ में डिग्री है लेकिन काम नहीं है, वो कभी बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, कभी यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, कभी स्टाफ सिलेक्शन का फॉर्म भरते हैं, कभी बैंकिंग प्रणाली में घुसने के लिए फॉर्म भरते हैं। चंद इन्हें गिने चुने लोगों को नौकरी मिल जाती होगी, लेकिन जो पेपर लीक की कहानी है, जो एक बिजनेस मॉडल की तर्ज पर पॉलिटिकल मॉडल के तौर पर इस वक्त बन चुकी है, उसके आगे की कहानी तो यह है कि यह देश 2005 में जहां पर खड़ा था और 2025 में जहां पर खड़ा है, उन दोनों के बीच भारत की इकोनॉमी ने गजब की रफ्तार पकड़ी है। और अगर 2005 नहीं तो 2014 पकड़ लीजिए, तो उसके बाद की भी परिस्थिति को देखेंगे तो बिहार इन बीते 11 वर्षों में कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा नहीं। परिस्थितियां नाजुक हुई है। इस बात का जिक्र हौले हौले तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो चेहरा है मुख्यमंत्री पद का, लेकिन उसके साथ राहुल गांधी खुले तौर पर युवाओं को यह बताने से चूक नहीं रहे हैं कि देखिए, इस देश के कॉरपोरेट के लिए नीतियां बनती हैं, उस कॉरपोरेट के मुनाफे में बिहार का मजदूर कहां फिट बैठ जाए, और इस देश में मजदूरी के तौर पर युवा तबका जो बेरोजगार है वो कहां कैसे फिट बैठेगा। इन सब को लेकर सिर्फ और सिर्फ भारत की आर्थिक नीतियों को तय करने वाली सरकार ही डबल इंजन के तहत बिहार को चला रही है। और इन सब के बीच जो पॉलिसी नोटबंदी की बनी हो या फिर जीएसटी की बनी हो, युवाओं के हाथ से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी असंगठित क्षेत्र में जो भी रोजगार छिन गया हो, या जो भी घर की जमा पूंजी नोटबंदी में लुट गई हो, वो तमाम परिस्थितियों के बीच खड़े होकर जब जीएसटी को देखेंगे तो जो नया तबका छिटपुट व्यापार में भी आया, उसकी भी हथेली खाली हो गई। यानी युवाओं को इस देश की इकोनॉमी और इस देश के पूरे नेटवर्थ को लेकर कुलांचे मारती हुई भारत की सरकार की दृष्टि, इसके बीच इस देश के युवाओं को बिहार के चुनाव में युवाओं के जरिए ही क्या राहुल गांधी जोड़ना चाहते हैं? दोनों दो अलग अलग धाराएं हैं। चुनाव में जीत चाहिए और जीत के साथ
आने वाले वक्त में इस देश को आंदोलन चाहिए। यानी जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका सवाल भी आज राहुल गांधी ये कहकर उठाने से चूके नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो वोट चोरी हो गई, बिहार में भी होगी। और बिहार में डर इस बात का है कि कहीं वो आप जो सोच रहे हैं जिसकी सरकार बने, वो सरकार ना बन पाए। जब यह सोच इस तर्ज पर उभरने लग जाए तो मैसेज बहुत साफ है। चुनाव मौजूदा वक्त की जरूरत है, लेकिन इस देश की जरूरत चुनाव से आगे देखने की है। शायद इसीलिए युवाओं को राहुल गांधी सचेत करते हैं। अब ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो युवा छोटा छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस का सपना देखते हैं, उस सपने को आपने नोटबंदी से और गलत जीएसटी लागू करके आपने उस सपने की हत्या की। ये क्यों नहीं कहते आप? यानी राहुल गांधी और तेजस्वी में एक एग्रीमेंट तो साफ था कि लोग शोर मचाएंगे कि राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं। चुनाव प्रचार बीतता चला जाएगा, लोग कहेंगे कि तेजस्वी के साथ क्या 36 का आंकड़ा राहुल गांधी का हो गया। तो चुनाव के आखिरी चरण में जो अब शुरू हो चला है, छठ के तुरंत बाद, उस वक्त राहुल गांधी की पहली मौजूदगी तेजस्वी के साथ होगी और राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों के दायरे में बिहार को खड़ा करेंगे और बिहार की परिस्थितियों में इस बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव खड़ा करेंगे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें चुनाव और आंदोलन क्या वाकई एक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, यह भी एक सवाल है। लेकिन इस सवाल से जरा सा हटकर एक क्षण के लिए जब आप सिर्फ चुनाव को देखना चाहते हैं, तो चुनाव के बीच में दूसरी तमाम ताकतें भी होती हैं और दूसरे तमाम मुद्दे भी होते हैं जो अलग अलग माध्यमों से उभरकर सामने आते हैं। और आज कमोवेश यही बात उभरकर सामने आई। खुले तौर पर एमवाय समीकरण आरजेडी की ताकत है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन ओवैसी की एंट्री बिहार में जिस तरीके से हुई, उन्होंने खुले तौर पर यह मुद्दा बना दिया कि दरअसल एमवाय कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जो एमवाय का नाम लेते हैं उनकी जुबान पर एम यानी मुस्लिम आता ही नहीं है। इसीलिए तो यादव जो 14% है, उसके उम्मीदवारों की तादाद इंडिया गठबंधन में 36% है और जो मुस्लिम है 17%, वो कहीं नहीं है, वो दरी उठा रहा है। और जो 3% है मल्लाह यानी मुकेश सहनी, वह डिप्टी सीएम के तौर पर है। जवाब हालांकि डिप्टी सीएम के पद के दावेदार मुकेश सहनी ने भी दिया, लेकिन यह वाकई बिहार की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण है कि मुसलमान और मल्लाह दोनों इस राजनीति में इस तर्ज पर टकराए जहां पर इन दोनों समुदायों के बीच के युवाओं के सामने भी संकट है और एक व्यापक संकट वो बिहार के भीतर अपनी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को लेकर भी जी रहे हैं। तो एक तरफ ओवैसी, दूसरी तरफ मुकेश सहनी, एक तरफ मुसलमान का सवाल, दूसरी तरफ मल्ला का सवाल यानी पिछड़े तबके का सवाल। ये दोनों सवाल भी बिहार की राजनीति में जिस तर्ज पर टकरा रहे हैं वो गौरतलब है। बताओ, आप 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? सबसे पहली बात, उनको तकलीफ किस बात का है? उसको मुस्लिम से कोई तकलीफ नहीं है। वो तो मुस्लिम को हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं बीजेपी, ठीक है। उसको तो तकलीफ, पेट में दर्द ये है कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम कैसे बन जाएगा, कैसे उनका नाम पे सहमति बन गया। वो तो फूट डालो राज करने वाला नीति अपना रहे हैं, तो वो भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं। तो हमारे बिहार के मुसलमान भाई इतना नासमझ नहीं है। सही मायने में बिहार चुनाव अब पूरी तरीके से खुल चुका है। इस चुनाव के भीतर का सच आने वाले वक्त में इस देश के भीतर सामाजिक आर्थिक संघर्ष वह भी जुड़ा हुआ है। मौजूदा वक्त में बिहार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर राजनीतिक तौर पर कौन बड़ा निर्णय लेगा,
वह निर्णय तेजस्वी यादव के जरिए है, वो निर्णय नीतीश कुमार को सामने रखकर बीजेपी के जरिए है, वो निर्णय प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के जरिए है। इन तीन धाराओं से हटकर चौथी धारा राहुल गांधी जिस तर्ज पर खींचना चाह रहे हैं, क्या उसकी जानकारी बीजेपी को इस वक्त वाकई नहीं थी? उन्हें वाकई यह लग रहा था कि दरअसल राहुल गांधी बिहार में अधिक से अधिक वोट चोरी तक जाएंगे। लेकिन बात तो उससे आगे बढ़ गई और निशाने पर नीतीश कुमार नहीं, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी आ गए। यहां पर एक सवाल बीजेपी का भी उठेगा, क्या वाकई बीजेपी के पास जंगल राज से हटकर कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? जबकि 20 बरस से उन्हीं के चेहरे का पहचान मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में है, यानी नीतीश कुमार बीते 20 बरस से सत्ता में है। तो क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी भी प्रो इनकम्बेंसी से हटकर अनुकूल नीतीश कुमार के हो सकती है? जब यह सवाल है तो आज राहुल गांधी ने जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, उसके बाद दूसरी बात थी कि अब प्रधानमंत्री मोदी को स्थापित कौन करेगा। यानी चुनाव बिहार में हो रहे हैं, युवाओं के सामने मुश्किल हालात बिहार के भीतर सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी सबसे ज्यादा बिहार में है। और उस बिहार में सत्ता परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए कदम दिल्ली को कटघरे में खड़ा करने को तैयार हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वाकई ये अगला सवाल है कि इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा इस बार अमित शाह नजर आ रहे हैं। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां बीजेपी को जिता देती है, लेकिन यहां पर बीजेपी एक नंबर पर नहीं है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे खड़ी है, बीजेपी के निशाने पर वो आरजेडी है जो आरजेडी भी अपने बूते सत्ता में नहीं आ सकती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की छवि और साख को कैसे बचाया जाए? तो बिहार का मुद्दा छोड़कर अमित शाह भी आज कश्मीर चले गए। कैसे गए, सुन लीजिए। अभी बताओ मुझे जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है, लालू एंड कंपनी, धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यह सुनते हुए आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों को कश्मीर से क्या लेना देना, लेकिन इन सब के साथ आप यह भी कह सकते हैं बिहार के चुनाव में इस देश के आंदोलन से क्या लेना देना, जिस दिशा में राहुल गांधी बढ़ना चाह रहे हैं। तो एक क्षण के लिए बिहार में युवा संघर्ष और इस देश के आंदोलनों में बिहार के युवाओं की भागीदारी जब जब परखनी होगी तो बीच में गुजरात और बिहार ही आकर खड़ा होगा। क्योंकि 1973 में गुजरात के स्टूडेंट मूवमेंट को अगुवाई करने के लिए जब जयप्रकाश नारायण पहुंचे थे और जब गुजरात में सत्ता परिवर्तन उस वक्त कांग्रेस की थी, उसको पलट दिया गया, तो फिर वापस बिहार लौटे तो बिहार के पटना यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण का ही साथ लेने की सोची और वहां से इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद कई मौके आए, वो मंडल कमंडल का मुद्दा भी आप कह सकते हैं, जिससे इस वक्त सबसे ज्यादा बीजेपी घबरा रही है। वो नहीं चाहती है कि बिहार के चुनाव मंडल की राजनीति में समा जाए, यानी जातीय समीकरणों के आश्रय ये चुनाव हो जाए। तो वो व्यापक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि दो तरफा तरीके से रखने की कोशिश जरूर करती है। वो चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग ओबीसी की कैटेगरी में देखें, लेकिन वह यह भी चाहती हैं कि दरअसल इस देश में चौथी बड़ी इकोनॉमी जब दुनिया के सामने खड़ी है तो फिर यह देश कॉरपोरेट को नहीं देखे, प्रधानमंत्री मोदी की सफलता को देखे। और इसके साथ ही जो भी निर्णय
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गवर्नेंस के दौर में लिए हैं उसको वो सफलता के साथ चखना शुरू कर दे तो उस दायरे में कश्मीर का जिक्र भी हो गया। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि एक प्रधानमंत्री की मोदी की छवि नहीं, इस देश के भीतर बीजेपी को एकमात्र पिलर पर टिका दिया है वह प्रधानमंत्री मोदी का भाषण और उनका चेहरा है। तो क्या बिहार चुनाव में जब अमित शाह इस बात का जिक्र कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अभी तक उस तर्ज पर रैलियां करने उतरे नहीं हैं, तो क्या उनकी छवि और साख को अब बनाने की जिम्मेदारी अमित शाह की है, या इस दौर में एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी के भीतर भी मोदी से शाह की दिशा में हो रहा है? लेकिन जो भी कहिए, राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी मुद्दा होंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका, अमित शाह की भूमिका, बीजेपी की भूमिका, आरजेडी की भूमिका, जेडीयू की भूमिका, सारी भूमिकाएं आखिर में प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों के इर्द गिर्द घुमड़ने लगती है। और शायद इस नब्ज को भी इस चुनाव में बाखूबी राहुल गांधी बिहार के चुनाव में यह कहकर पकड़ने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का मतलब है हर हाल में चुनाव जीतना, हर हाल में वोट उन्हें मिल जाए, और वोट उन्हें मिल जाए अगर इसकी गारंटी हो जाए तो वह कुछ भी कर सकते हैं। आपके भीतर यह सवाल होगा, ये कुछ भी कर सकते हैं का मतलब क्या है? तो अपने भाषण में जिक्र कर दिया अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल ना हो, तो ट्रंप की बात का जवाब नहीं देते हैं। चाइना के साथ कच्चा माल आते रहे भारत में, तो चाइना के साथ संबंध करने से नहीं घबराते हैं। रशिया और अमेरिका की आपसी टकराव में अपनी गद्दी बचाने के लिए वह बीच बचाव की परिस्थिति में खुद कर लाकर खड़ा करते हैं। और देश के भीतर की परिस्थितियों में जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रधानमंत्री मोदी उस पहचान के जरिए वोटरों से जुड़ जाएं, तो ऐसे में छठ कहां कैसे मनाना है और किसी भी स्थिति में चले जाना है, इसका जिक्र आज राहुल गांधी ने कुछ इस तर्ज पर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए, उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। यह मैसेज बहुत साफ है कि बिहार का चुनाव किसी चौराहे पर नहीं खड़ा है, यह 5 रास्तों पर खड़ा है। पहला रास्ता तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि के साथ जुड़ा है। जिस छवि को बीजेपी को गढ़ना है उसी छवि पर सीधा हमला राहुल गांधी को करना है। दूसरी परिस्थिति युवाओं को लेकर है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर युवा उनके साथ खड़ा हो गया तो जो युवा इस वक्त प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है वह एक झटके में तेजस्वी यादव को सत्ता तक पहुंचा सकता है। अन्यथा सबसे बड़ी रुकावट युवाओं को लेकर तेजस्वी के सामने प्रशांत किशोर ही हैं, चाहे वो उसका नाम लें या ना लें। तो युवा वोटर के तौर पर तेजस्वी के लिए एक चुनौती है। तीसरा रास्ता बीजेपी के जरिए और बीजेपी के साथ खड़े सहयोगियों के जरिए और बीजेपी के जरिए जिन पॉलिटिकल पार्टीज को बीजेपी अपने अनुकूल देखती है उसमें वैसी भी हो सकते हैं, उसमें मायावती भी हो सकती है, उसमें आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, उसमें जन स्वराज भी हो सकता है। क्योंकि बीते 11 वर्षों में यह देश सीधे तौर पर 2 हिस्सों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में बंट चुका है। उससे हटकर कोई तीसरी धारा को यह देश चुनाव के वक्त तो मंजूर करता नहीं है। किसी एक को जिताता है और दूसरे को पूरे तरीके से हरा देता है। कोई तीसरी ताकत उभरकर कम से कम बीते 10-11 वर्षों में किसी राज्य में उभरकर आई नहीं है। तो क्या बिहार में यह नया प्रयोग है जहां आ जाएगी? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग समुदाय विशेष को लेकर और वोट बैंक को लेकर जो राजनीति अलग अलग नेताओं के जरिए जो दोनों ग्रुप में नहीं है, यानी एनडीए में नहीं है और महागठबंधन में नहीं है,
उससे हटकर क्या उनकी ताकत उभर जाएगी, तीसरा रास्ता उसको तय करने वाला है। अगर वो जाएगा तो बीजेपी को लाभ होगा। चौथा रास्ता राहुल गांधी ने जो पकड़ा है कि बिहार अपने तौर पर उन युवाओं को आगे करने की सोचे या युवा खुद को आगे करते हुए बिहार को पटरी पर लाने के लिए खुद सोचे, जो आंदोलन का रास्ता है। और वो आंदोलन का रास्ता और उसकी कमान खुद युवाओं को अपने हाथ में लेनी होगी। इसीलिए पूरी प्रक्रिया के तहत युवाओं को लेकर जो जिक्र पहले भाषण में आज राहुल गांधी ने किया, आने वाले वक्त में 10 रैलियां और होनी है। आखिरी रैली में तो पूरा महागठबंधन एक साथ होगा 9 तारीख को। कई मौके अभी और आएंगे जहां पर तेजस्वी और राहुल गांधी साथ होंगे। यानी राहुल गांधी का जो चौथा रास्ता है वह युवाओं को, बिहार के युवाओं को एग्रीवेट करना चाहता है कि आप कमान संभालिए। और पांचवा रास्ता जो है, जिसका जिक्र बार बार मंडल 2 के नाम पर हो रहा है, परीक्षा उसकी भी है, जो जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों में इस देश की धारा के साथ, मुख्य धारा के साथ, गवर्नेंस में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को जोड़ने की प्रयास जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं और बताना चाहते रहे कि दरअसल 90% इस देश की आबादी हाशिए पर है, जाति के लिहाज से, धर्म के लिहाज से। तो जो पांचवा रास्ता है वो इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसके दायरे में आने वाला चुनाव आयोग, उसकी भूमिका, सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले, इस देश के संवैधानिक संस्थानों के कार्यप्रणाली, इस देश में गवर्नेंस के तौर पर संसद के भीतर बहुमत के साथ खड़े प्रधानमंत्री मोदी का बार बार निर्णय लेते हुए अपनी गवर्नेंस को संभालना और इस देश के भीतर अलग अलग विधेयकों के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाना, इन सारी परिस्थितियों को चुनौती विपक्ष की राजनीति नहीं दे सकती है। उसके लिए रास्ता तो फिर वही है जिस रास्ते की खोज हर कोई विपक्ष में रहते हुए करता है, लेकिन इस बार वह और तेज हो चला है और संयोग से चुनाव बिहार में है तो बिहार अगुवाई कर ले, इस दिशा में यह 5वीं सोच जाकर खड़ी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।